हेलो एवरीवन, टुडेज जी के प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए पहले पिछला अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। सवाल था, रिवर सिटी अलायंस किस मंत्रालय या संस्था की पहल है? ऑप्शंस थे पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय और नीति आयोग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जल शक्ति मंत्रालय और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय। हाल ही में नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा यानी NMCG ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स यानी NIUA के सहयोग से नई दिल्ली में रिवर सिटीज अलायंस यानी RCA ग्लोबल सेमिनार बिल्डिंग इंटरनेशनल रिवर सेंसिटिव सिटीज का आयोजन किया। अब बात करें रिवर सिटीज अलायंस की, तो ये भारत में नदियों के किनारे बसे शहरों के सतत प्रबंधन को लेकर एक समर्पित विचार मंच है। यह अलायंस 3 विषयों पर ध्यान केंद्रित करेगा: नेटवर्किंग, क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता। इसकी शुरुआत गंगा बेसिन शहरों के साथ हुई थी, लेकिन अब इसे बेसिन से बाहर के शहरों में भी विस्तारित किया गया है। RCA में शामिल शहर हैं देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, श्रीनगर, बेगूसराय, भागलपुर, मुंगेर, पटना, बहरामपुर, हुगली, चिंसुराह, हावड़ा, जंगीपुर, महेशतला, राजमहल, साहिबगंज, अयोध्या, बिजनौर, फर्रुखाबाद, कानपुर, मथुरा, वृंदावन, मिर्जापुर, प्रयागराज, वाराणसी, औरंगाबाद, चेन्नई, भुवनेश्वर, हैदराबाद, पुणे, उदयपुर और विजयवाड़ा। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने RCA को शुरू करने के लिए गठबंधन किया है। चलिए आज के एपिसोड का पहला सवाल देखते हैं। अमेरिका, दक्षिण कोरिया, वॉशिंगटन घोषणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे अमेरिका दक्षिण कोरिया गठबंधन की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर अपनाया गया था। और 2. इस घोषणा के अनुसार एक अमेरिकी परमाणु बैलिस्टिक पनडुब्बी को कोरियाई प्रायद्वीप में तैनात किया जाना है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर न तो 1 और न ही 2। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। दक्षिण कोरिया और अमेरिका इस वर्ष अपने गठबंधन की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इसी कड़ी में हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति और कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति के बीच एक बैठक हुई। दोनों देशों के नेताओं ने आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए वॉशिंगटन घोषणा नामक एक नया संयुक्त घोषणा पत्र अपनाया, इसलिए कथन 1 सही है। इस घोषणा पत्र का उद्देश्य कोरियाई प्रायद्वीप की उत्तर कोरिया के परमाणु हमले से रक्षा करना है। इस घोषणा में 40 से अधिक वर्षों में पहली बार कोरियाई प्रायद्वीप में एक अमेरिकी परमाणु बैलिस्टिक पनडुब्बी को तैनात करने की योजना भी शामिल है, इसलिए कथन 2 भी सही है। तो इस तरह विकल्प सी सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व रेड क्रॉस दिवस 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह हर साल 8 मई को मनाया जाता है। और दूसरा कथन, इस वर्ष की थीम एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। आज यानी 8 मई को दुनिया भर में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटी यानी IFRC द्वारा विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया, इसलिए कथन 1 सही है। इस साल इस दिवस की थीम एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट है, इसलिए कथन 2 भी सही है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटी दुनिया का सबसे बड़ा मानवतावादी नेटवर्क है। इसका सचिवालय 192 से अधिक देशों में काम करने वाले स्थानीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट के कार्यों का समर्थन करता है। इस दिवस को मनाने का विचार प्रथम विश्व युद्ध के बाद रेड क्रॉस के 14वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान आया। पहला अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस 8 मई 1948 को मनाया गया था। 1984 से ये विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो इस तरह विकल्प सी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीमा सड़क संगठन का दंतक प्रोजेक्ट किस देश से संबंधित है? नेपाल, श्रीलंका, भूटान या फिर बांग्लादेश? सही आंसर है ऑप्शन सी, भूटान। हाल ही में सीमा सड़क संगठन यानी BRO ने अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर BRO ने भूटान के थिम्पू में स्थायी मैत्री माउंटेन बाइक चैलेंज के 10वें मेगा संस्करण का आयोजन किया। DANTAK यानी दंतक प्रोजेक्ट की स्थापना 24 अप्रैल 1961 को हुई थी। ये परियोजना भूटान के तीसरे राजा और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम थी। अब बात करें BRO यानी सीमा सड़क संगठन की, तो इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। ये रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करने वाला एक वैधानिक निकाय है। इसे भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों और पुलों के निर्माण और रखरखाव का काम सौंपा गया है। इसका उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों और पुलों के विकास द्वारा देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। चलिए अगला सवाल। हाल ही में खोजी गई मकड़ी की प्रजाति फिंटेला धृतिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, ये मूकांबिका वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक में पाई गई है। और 2, इसका नाम भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की पहली महिला निदेशक डॉक्टर धृति बनर्जी के सम्मान में रखा गया है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। दरअसल हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ZSI के शोधकर्ताओं ने
दक्षिणी भारत से उछलने वाली मकड़ियों की 2 नई प्रजातियों की खोज की है। इन 2 खोजों में कर्नाटक के मुकाम्बिका वन्यजीव अभयारण्य से फिंटेला धृतीय और तमिलनाडु के सलेम जिले से फिंटेला प्लैटनिकी शामिल हैं, इसलिए कथन एक सही है। फिंटेला धृतीय का नाम भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की पहली महिला निदेशक डॉक्टर धृति बनर्जी के सम्मान में रखा गया है, इसलिए कथन 2 भी सही है। तो इस तरह विकल्प सी सही उत्तर है। नई खोजी गई प्रजातियां जीनस फिंटेला से संबंधित हैं। ये छोटे से मध्यम आकार की रंगीन मकड़ियां हैं जो आमतौर पर धात्विक इंद्रधनुषी शल्कों से ढकी होती हैं। नेक्स्ट सवाल, एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये पर्यावरण से मनुष्यों में स्थानांतरित हो सकता है। और दूसरा कथन, ये सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में जीवाणुओं में पाया गया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र के तलछट में पाए जाने वाले बैक्टीरिया एंटीबायोटिक दवाओं का प्रतिरोध कर सकते हैं, इसलिए कथन 2 सही है। अध्ययन के मुताबिक जल निकायों में कचरे और प्रदूषकों की लगातार डंपिंग के कारण बैक्टीरिया एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन विकसित कर रहे हैं। चिकित्सा और कृषि व्यवस्था में एंटीबायोटिक दवाओं का अत्यधिक उपयोग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स यानी ARGs के उभरने में एक अहम कारक साबित हुआ है। ARGs पर्यावरण से अपने बैक्टीरियल मेजबानों के माध्यम से मनुष्यों में स्थानांतरित हो सकते हैं और फिर मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं, इसलिए कथन 1 भी सही है। आपको बता दें कि एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को मारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। धन शोधन निवारण अधिनियम यानी PMLA 2002 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, ये मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामलों से प्राप्त या इसमें शामिल संपत्ति की जब्ती का प्रावधान करता है। और 2, ये केवल भारत की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर किए गए अपराधों पर लागू होता है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। हाल ही में चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सचिव और कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट को मनी लॉन्ड्रिंग कानून के दायरे में लाया गया है। धन शोधन निवारण अधिनियम यानी PMLA 2002 एक आपराधिक कानून है जो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामलों से प्राप्त या इसमें शामिल संपत्ति की जब्ती का प्रावधान करता है। इसके तहत अधिकारी ऐसी किसी भी संपत्ति पर रोक लगा सकते हैं, जब्ती और कुर्की भी कर सकते हैं जो अपराध की आय से बनी है या संदेहास्पद है, इसलिए कथन 1 सही है। PMLA न केवल भारत की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर किए गए अपराधों पर लागू होता है, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था द्वारा भारत के बाहर किए गए अपराधों पर भी लागू होता है जो एक भारतीय नागरिक है या भारत में निगमित या पंजीकृत संस्था है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। तो इस तरह विकल्प ए सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। G20 टेक स्प्रिंट 2023 निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या संस्थान की एक पहल है। भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, बैंक इंडोनेशिया, बैंक ऑफ इटली, या फिर सिंगापुर का मौद्रिक प्राधिकरण और सऊदी अरब का मौद्रिक प्राधिकरण। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने G20 टेक स्प्रिंट 2023 लॉन्च किया है। भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स यानी BIS के BIS इनोवेशन हब यानी BISIH ने संयुक्त रूप से G20 टेक स्प्रिंट का 4था संस्करण लॉन्च किया है। ये सीमा पार भुगतान में सुधार के लिए अभिनव समाधान विकसित करने के लिए एक वैश्विक प्रौद्योगिकी प्रतियोगिता है। टेक स्प्रिंट 2023 में सीमा पार भुगतान में आने वाली चुनौतियों के समाधान पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जैसे धन शोधन निवारण और प्रतिबंध प्रौद्योगिकी समाधान, विदेशी मुद्रा और चलनिधि प्रौद्योगिकी समाधान और बहुपक्षीय क्रॉस बॉर्डर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC प्लेटफॉर्म के लिए प्रौद्योगिकी समाधान। तो इस तरह विकल्प ए सही उत्तर है। चलिए अगला और अंतिम सवाल। मिष्टी पहल किससे संबंधित है। भारत के समुद्र तट के साथ साथ लवणीय भूमि पर मैंग्रोव वृक्षारोपण करना, वायु प्रदूषण के स्तर को कम करना, उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट जल के उपचार को सुगम बनाना, या फिर राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे पेड़ लगाना। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत के समुद्र तट के साथ साथ लवणीय भूमि पर मैंग्रोव वृक्षारोपण करना। मिष्टी योजना को केंद्रीय बजट 2023-24 में लॉन्च किया गया था। इसका पूरा नाम मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम योजना है। इस योजना का कार्यान्वयन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दायरे में आता है। इसका उद्देश्य भारतीय तट पर मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना और उसे पुनर्जीवित करना है। मैंग्रोव पेड़ उत्कृष्ट कार्बन सिंक हैं, वे खारे पानी में बढ़ सकते हैं और उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की तुलना में 4 गुना अधिक कार्बन का अवशोषण कर सकते हैं। भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर मैंग्रोव वन हैं। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन पृथ्वी पर सबसे बड़े मैंग्रोव वनों में से एक है।
चलिए अब नोट कर लीजिए आज का अभ्यास प्रश्न। हाल ही में खबरों में रहा चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए केरल, बी कर्नाटक, सी ओडिशा या फिर डी तमिलनाडु। तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।